Hi everyone, Namaskar. Myself Pawan Kumar with Understanding Mathematics. Today I am here with 7 questions taken from Air Force Group X and Y Model Question Paper. Raga, Reasoning and General Awareness portion. So for these questions they have given answers also, but not explained from where and how to solve. So let us see these 7 questions. दो स्टेशनों X और Y के बीच की दूरी 778 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी X से Y तक की दूरी 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा वापसी की यात्रा 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस X and Y is 778 किलोमीटर। A train covers the journey from X to Y at a speed of 84 km per hour and returns to X with a speed of 56 km per hour. Find the average speed of the train in km per hour for the whole journey. First of all, this question is based on the DST, डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम पर आधारित है। दूसरा, इसमें पूछा जा रहा है औसत चाल यानी एवरेज स्पीड पूछी जा रही है। जब भी हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज में क्या होता है, एवरेज में अब अगर हम चाल की ही बात करें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम एंड एवरेज स्पीड मीन्स टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। सो सिंस let this is the first station X, this is the second station Y and distance between them is 778 किलोमीटर। ओके, सो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 778 हो जाएगा, करेक्ट। और ऐसे केस में हमें पता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस y। ये हमारा फॉर्मूला इसमें लगता है। अब इसको लगता है तो कैसे लगता है ये आपको जानने वाली बात हो सकती है, हो सकता है आपको नहीं पता हो कैसे होता है। चलिए देखिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप पहले केस में सोचिए कि स्पीड s इज इक्वल टू d अपॉन T1, ठीक है। तो T1 निकालेंगे जब आप, तो T1 इज इक्वल टू D अपॉन S1। यहाँ पर पहला ये S1 हो जाएगा और इसको भी D1 कर लीजिए, ये T1 हो जाएगा। T1 के बाद जब आप T2 निकालेंगे तो T2 क्या आएगा, D2 अपॉन S2 आएगा। और जब आप एवरेज स्पीड निकालेंगे AS तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम आएगा। जब टोटल टाइम आएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, यहाँ पर ये क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस तो जब इधर से भी उतना ही डिस्टेंस है और उधर से भी बराबर है तो कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। 2D के बाद टोटल टाइम कितना हो जाएगा, T1 आपने निकाला, दोनों तरफ से D हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा D अपॉन S1। S1 जो पहली चाल दे रखी है उसने कितनी दे रखी है, 84 दे रखी है, और दूसरी चाल कितनी दे रखी है, 56 दे रखी है, ये आ जाएगी। तो ऐसा करने से क्या होगा, एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर नीचे आएगा एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप के हिसाब से फर्स्ट एंड थर्ड ऊपर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी कॉमन हो जाएगा। डी कॉमन हो जाएगा तो 84 एंड 56 का एडिशन करने पर 140 आ जाएगा, जो कि नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, ये जो वैल्यू हमें दिखाई दे रही है एक्स और वाई की हैं, तो 2xy अपॉन क्या आ जाएगा,
इनका समेशन एक्स एंड वाई। इस प्रकार से ये हमारा फॉर्मूला बना है। ठीक है, तो इसको मैंने करके आपको दिखा दिया है जिससे कि डाउट ना आए। अभी चलिए मैं इस सवाल को जल्दी से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने इतना टाइम लगाया, हो सकता है बहुत लोगों को ना पता हो। अब आप यहीं से यहीं एवरेज स्पीड जब निकालेंगे तो एवरेज स्पीड एस इज इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, बस वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। 2 इंटू फर्स्ट स्पीड कितनी है 84 किलोमीटर पर आवर इंटू सेकेंड इज 56 अपॉन 84 प्लस 56, दोनों का ऐड कर दीजिए। जब आप इस तरीके से करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 2 इंटू 84 इंटू 56 अपॉन इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 आ जाएगा। करेक्ट। अब इसे जब 14 से काटेंगे तो 14 धाई 140 आ जाएगा, 14 चौके 56 आ जाएगा, और क्या होगा 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल 3, 8 8 64 और 3 67, ये आ गया 672/10 आ गया। जब आप ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 67.2 किलोमीटर पर आवर आ गया। इस प्रकार से सवाल निकल जाएगा। अगर आपको प्रैक्टिस होती तो ये फार्मूला हमें लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आप स्टेट में इसकी वैल्यू पुट करते, पुट करने के बाद ये आंसर आ जाता, 35 सेकंड में आ जाता ये आंसर निकल के आपका। चलिए एनीवे नो प्रॉब्लम, अभी ये हमने सवाल कर दिया। अभी हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है "50 प्रेक्षणों का माध्य 36 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण 48 को गलती से 23 ले लिया गया है। प्रेक्षणों का सही माध्य ज्ञात कीजिए। द एवरेज ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस इज 36. It was found later that an observation 48 was wrongly taken as 23. Find the correct average of the observation." यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो गलती हुई है उसे पकड़ना है। आपने क्या किया यहाँ पे 48 को गलती से कितना ले लिया है 23 ले लिया है। 48 को गलती से 23 ले लिया है तो कितना कम ले लिया है 25 कम लिया है वैल्यू। 25 जो कम वैल्यू लिया है आपने वो कितने प्रेक्षण पर लिया है 50 पर लिया है। तो 25/50 का मतलब क्या हो गया 1/2 हो गया, और 1/2 का मतलब क्या हो गया 0.5 हो गया। अभी जो 0.5 वैल्यू क्या की है आपने कम ली है, तो जो एक्चुअल एवरेज है आपका 36 उसमें से जोड़ देना है। तो ये जोड़ने से 36.5 आपका एवरेज आ जाएगा, और ये ऑप्शन इसमें है, इसमें ऑप्शन है, ये ऑप्शन डी है। ठीक है, ये सवाल आपको इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल दिखाता हूँ। तीन संख्याओं का योग 136 है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। The sum of the three numbers is 136. If the ratio between first and second is 2:3 and that between second and third is 5:3, find the second number. This question is based on the merging of the ratios. ये सवाल हमारा अनुपातों के मिलान पर आधारित है। तीन संख्याओं की बात की है तो आप 3 के लिए क्या करेंगे F फॉर फर्स्ट, S फॉर सेकंड, T फॉर थर्ड लिख लीजिए। इसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड नंबर्स रेशियो इज़ 2:3, यहाँ पर लिख लीजिए 2:3, एंड दैट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड संख्या का जो अनुपात है वो है 5:3। ये हो गया। अब जब ये हो गया तो आपको करना क्या है, इनको मर्ज करना है, मिलाना है। तो यहाँ पर ये जो ब्लैंक आएंगे यहाँ पर क्या हैं, ये ब्लैंक आएंगे। तो ब्लैंक को फिलअप किससे करेंगे,
जो नियर बाई नंबर है उसी से फिलअप करेंगे। ये 3 भर दो यहाँ पर 5 है तो 5 भर दो। इनको राउंड लगा लो क्योंकि ये ब्लैंक है, ठीक है, ये ब्लैंक भर लिया आपने। अब इनका आपस में वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन कर लो। 2 5 ज़ा 10 हो गया, 3 5 ज़ा 15 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों संख्याओं का जो है रेशियो निकल कर आ गया। इसके निकलने से आपको क्या बेनिफिट हुआ? इसके निकलने से क्या हुआ, जो इनकी टोटल वैल्यू है तीनों संख्याओं का जो समेशन है 136, वो इनके बराबर होगा। जैसा कि हम जानते हैं रेशियो में मल्टीप्लायर फैक्टर x छुपा होता है, तो यहाँ पर ये 10x 15x 9x पढ़ा जाएगा। तीनों को जब आप जोड़ देंगे तो 15 10 25, 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, 34x आ जाएगा 136 के बराबर। अब जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 136/34 आ जाएगी। और आपको पता है 17 यानी 17 दूनी 34 होता है, 17 8 136 होता है और 2 चौके 8 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, 4 आ गई। आपसे पूछा जा रहा है दूसरी संख्या आपसे पूछी जा रही है इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू जो है 15x है, 15x है तो ये क्या हो जाएगी 15 गुणा 4 बराबर कितना आ जाएगा 60 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये इस प्रकार से आप सवाल को जल्दी से कर सकते हैं। इसका आंसर 50 कहीं पे है, 15 चौके 60, 15 चौके 60 आंसर 60 ये रहा। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, दैट वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए एक अगला सवाल देख लेते हैं। पैंतालीस व्यक्ति एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन काम करने के बाद 30 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। अब सभी को बचा हुआ कार्य समाप्त करने में कितने दिन और लगेंगे? 45 men can finish a task in 16 days. After 6 days, 30 more men join them. How many days will they all now take to complete the remaining task? This is the question based on work and time. ये हमारा सवाल वर्क एंड टाइम यानी काम और समय पर आधारित है। जब ये आधारित है तो इसे करना कोई बड़ी बात नहीं। 45 डेज 45 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में करते हैं। 16 दिन में पूरे काम को करते हैं तो एक दिन में कितने करेंगे 45 आदमी? वन डे वर्क कितना होगा 1/16 होगा। तो 6 डे वर्क कितना होगा 6/16 हो जाएगा, 6/16 हो जाएगा। तो लेफ़्ट ओवर वर्क कितना हो जाएगा? काम पूरा एक था, एक में से आपने 6/16 किया है तो बचेगा कितना? LCM आ जाएगा 16 और 16 एकम 16, 16 - 6 कितना बचेगा 10/16 काम बचेगा। बस हो गया सवाल यहीं से। अब हम इसको क्या करेंगे फार्मूला लगा देंगे। देखिए कौन सा फार्मूला लगा देंगे हम फार्मूला यहीं पे ही लगा देते हैं सामने ही सामने। ध्यान रखना है काम जो हो गया है हमारा 6 दिन में 6/16 यानी 6/16 हो गया है। लेफ़्ट ओवर वर्क बचा हुआ काम 10/16 बचा हुआ है। तो ये ध्यान रखना है हमें। इसको मिटा के हम यहीं पर फार्मूला लगा देते हैं। यहीं पर हम फार्मूला लगा देते हैं। हमारा एक फार्मूला होता है M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। बस आप इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए। पहले केस में आदमियों की संख्या है 45, काम किया है उन्होंने 6 दिन। काम कितना हो गया है 6 दिन में? 6/16 काम हो गया है। कितना हो गया है? 6/16 काम हो गया है, ठीक है। इसके बाद दूसरे केस में 30 आदमी और बढ़ गए हैं तो 45 और 30 मिला के कितने हो गए? 75 हो गए। काम कितने दिन हुआ है पता नहीं है, आपको पता करना है। लेकिन बचा हुआ काम कितने दिन का रह गया है? 10 दिन का रह गया है। 10 दिन का काम रह गया है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे
10/16 लिख देंगे। अब जैसा कि फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, 75 इंटू क्वेश्चन मार्क फर्स्ट स्टेप, 10 सेकंड स्टेप, 16 थर्ड स्टेप। तो यहाँ पर भी 16 है और इधर भी 16 है। ऊपर जाने से आमने सामने होंगे, यहाँ भी आमने सामने हैं, तो हम यहीं से यहीं इनको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। ये मैंने कट कर दिया, 16 से 16 को कट कर दिया। तो मेरे पास बचा क्या रह गया, यहाँ पर ऊपर भी 6 है, नीचे भी 6 है, तो मैंने 6 से 6 भी काट दिया। अब क्या रह गया, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा जगह बनाते हैं। जगह बनाते हैं। यहाँ पर देखिए आमने सामने 45 एंड 75 है, तो 15 3 45 होता है, 15 5 75 होता है, एंड दिस 5 1 5 एंड 5 2 10 होता है। सो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 2 मिलाने से क्या हो जाएगा, 3 2 6 डेज। बचा हुआ जो काम है उसको 6 दिन में कर लिया जाएगा। तो 6 दिन वाला ऑप्शन इसमें जो है आंसर वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऐसे समझने की कोशिश करना है यहाँ पर सवाल को। अगला सवाल है, ज्ञात करो किस राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 होगा। फाइंड आउट द सम फॉर विच द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम वुड बी 31। दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। If we solve this question based on the conventional approach, then it will take much more time. So we will not use that approach here. यहाँ पर जो हमारा कन्वेंशनल तरीका है उसको प्रयोग नहीं करेंगे। हम तरीका यहाँ पर ये करेंगे क्योंकि हम ये जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज के केस में ब्याज पर भी ब्याज लगता चला जाता है। तो हम अगर 10% के हिसाब से 3 साल का साधारण ब्याज SI निकालें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, SI बराबर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। टाइम है 3 साल, रेट है 10%, तो 10 3 30% यहाँ पर SI हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हमको बात करनी है कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल तो 10% ही होगा, दूसरे साल क्या होगा 10% प्लस 10% का 10% यानी 11% हो गया। तो दूसरे साल तक कितना हो गया, 10 और 11 मिला के 21% हो गया। और 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 21% प्लस 21% का 10%। तो सबको जब हम जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 33.1% आ जाएगा इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आएगा 3.1%। ठीक है, ये जो डिफरेंस आ गया 3.1%, ये कितने के बराबर है उन्होंने बता दिया, 31 के बराबर है। कितने के बराबर है, दिस डिफरेंस इज इक्वल टू 3.1% इज इक्वल टू 31 and this 31 1 जा 31 and this also 31 1 जा 1 यानी 0.1 टाइम इसको काट देगा। ठीक है, ये वाला। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 1 जा 100 आ जाएगा। यहाँ पे 100 बराबर क्या होगा, 0.1 होगा। 0.1 को आप क्या लिख सकते हो, 1/10 लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा ये 100 के साथ 10, तो 10 इंटू 10 करने से 100 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, 1000 हो गया। और 1 क्या होता है, 100% होता है। और जो 100% होता है वो क्या होता है, वही तो प्रिंसिपल होता है, P। इसीलिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, 1000 रुपीज़ होगा माय फ्रेंड्स, and 1000 is the option given here, correct? This way we can solve this question. Now the next question is, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसे 8, 12, 20 या 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता हो।
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 8, 12, 20 और 25 लीव्स ए रिमाइंडर 5 इन ईच केस. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एलसीएम. एलसीएम एडेड विद रिमाइंडर वैल्यू. ये हमारा सवाल लघुत्तम समापवर्त के मान को शेष वैल्यू को जोड़ने पर जो वैल्यू आती है उस पर आधारित है, यानी एलसीएम पर आधारित है ये हमारा सवाल. तो चलिए इस सवाल को जल्दी से कैसे कर सकते हैं हम देख लेते हैं. क्या करना है आपको, जो भी वैल्यू दे रखी है वो ले लीजिए. 8 लीजिए, 12 लीजिए, 20 लीजिए, 25 लीजिए, सबका एलसीएम निकाल लीजिए. जब आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या करते हैं हम एलसीएम में इन सभी नंबर्स का जब हम फैक्टर करते हैं तो उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर लेते हैं एलसीएम में. तो यहाँ पर 8 क्या है 2 की पावर 3 है, 12 क्या है 2 की पावर 2 इंटू 3 है, 20 क्या है 2 की पावर 2 इंटू 5 है. देखिए यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ 2 की पावर 3 है ये, और ये क्या है 2 की पावर 2 इंटू 3 है, ये क्या है 2 की पावर 2 इंटू 5 है, ये क्या है 5 की पावर 2 है क्योंकि 25 है. और मैंने कहा कि हाईएस्ट पावर्स को पिकअप करते हैं यहाँ पे नीचे एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन में. तो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3 यानी 8 आपने उठाया, 8 यहाँ पे उठाया. उसके बाद 5 की पावर 2 यानी 25 यहाँ पे आया. उसके बाद अगला नंबर 3 की पावर 1 ही है तो उसको उठा लीजिए. 25 अट्ठे 200, 200 तिया 600 आ गया. 600 तो आ गया एलसीएम. हर केस में बच रहा है 5 शेष, उसको जोड़ दीजिए इसमें. तो ये आ गया 605. सो 605 इज़ द आंसर. 605 is the right answer. This is given here. This is absolutely correct. Okay, you can solve this question that way. चलिए अगला सवाल भी दिखा देता हूँ. एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है. यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो और खर्चों में 10% की वृद्धि हो तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए. ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम. इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 20% एंड इज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 10%, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स. ये सवाल पूछा गया. दिस इज़ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज. प्रतिशत पर आधारित सवाल है. जैसा कहा जा रहा है आप वैसा ही लिखते जाइए, करते जाइए. यहाँ पर उन्होंने कहा है सबसे पहले उन्होंने 75% एक्सपेंडिचर. तो सबसे पहले हमारी क्या होगी आई फॉर इनकम होगी, ई फॉर एक्सपेंडिचर होगा, एस फॉर सेविंग होगी. ठीक है. जब उसकी इनकम है 100% तो एक्सपेंडिचर कितना है 75%. 100% में से 75% निकालेंगे तो सेविंग कितनी होगी 25% की होगी. 25% की सेविंग होगी. 25% की सेविंग होने के बाद उन्होंने कहा है कि इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 20%. 20% जब उसकी इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी तो क्या हो गया 100% प्लस 20% मिला के कितनी हो जाएगी 120% हो जाएगी. और एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 10%. सो 10% का मतलब 75% प्लस 75% का 10% मीन्स 1/10. तो 1/10 जब इसका हम निकालेंगे तो 7.5 आ जाएगा. 7.5 को 75 के साथ जब जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये 82.5% आ गया. ठीक है. 120% में से 82.5% जब आप निकालेंगे 100 में से पहले निकालेंगे तो यहाँ पे 17.5 बचेगा. 20 एक्स्ट्रा है तो 20 प्लस 17 मिला के यहाँ पे हो जाएगा 37.5%. ये सेविंग्स हो गया. यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा है. चलिए अब पूछ रहे हैं कि कितने प्रतिशत उनकी सेविंग्स बढ़ गई. तो आपको क्या देखना है डिफरेंस निकालना है सेविंग्स का. 25% से 37.5 हुआ है मीन्स कितने की बढ़त हुई है 12.5% की हुई है. 12.5% की बढ़त हुई है. और जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो किसका गुणा करते हैं 100 का गुणा करते हैं ऊपर.
और किसके साथ में, ये किसके कंपैरिजन में हुई है, 25% के कंपैरिजन में हुई है। तो ये 25 यहाँ पे ले आएंगे आप। 25% जब आप लिखेंगे तो 25% का जो परसेंटेज वाला 100 है वो नीचे आना था। नीचे आने के बाद वो थर्ड स्टेप होने से अगेन फर्स्ट स्टेप के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस 100 से ये 100 कट जाएगा और इस 25 से ये 100 4 टाइम कट जाएगा। 12.54 जा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। 50% की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई उनकी सेविंग्स में। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं एयरफोर्स टेस्ट के ग्रुप एक्स वाई के। एयरफोर्स का टेस्ट निकालना इतना आसान नहीं है, इसके लिए लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड एंड बाय मेयर मगिंग अप यू कैन नॉट क्वालिफाई द टेस्ट। महज रट्टा लगाने से एयरफोर्स का टेस्ट क्वालिफाई नहीं होगा। फॉर दिस यू हैव टू बी थोरो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर्स, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, things should be on your fingertips. So hope your preparation is going in the right direction. So all the best for those who are preparing, and in the time ahead we will try to provide similar video also. So thanks for watching, thanks for being with us. हमारे साथ रहने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद।